दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की डेली कैप्सूल सीरीज में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। दरअसल ये लेक्चर जो होने वाला है वो साइंस एंड टेक के बारे में होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से एक एक करके हम एक एक टॉपिक को जो है यहाँ पर टारगेट करते जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने कुछ और चीज़ों के बारे में साइंस एंड टेक में डिस्कस किया था, और इसमें जो है हम एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टफ जो हम कह सकते हैं कि हम कॉन्सेप्ट है, कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ऐसा करके हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। उस पीवाईक्यूज को आपको ये पता लगेगा कि आपको कौन सी जगह पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन सी चीज़ के बारे में कितना जानना है। साथ ही साथ हम इनके थ्रू रिवीजन भी करेंगे, तो आपका इन पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन भी होगा। देखो, साइंस एंड टेक जो है ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है। सोर्स एक जगह इसका मिलता नहीं है, इसलिए आपके लिए ये सीरीज जो है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसमें हम रिवीजन भी करने वाले हैं। आज की सीरीज आप देखें, है ना, और कम से कम 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, और हर प्रीलिम्स में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर आपके 30 मिनट या 45 मिनट्स में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बुरा तो नहीं है। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप जो है वो पॉज करेंगे वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि दिमाग पे आपके थोड़ा सा जोर पड़ेगा कि रियल लाइफ एग्जाम में अगर में सिचुएशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे हैंडल करेंगे। चलिए, हो गया। चलो देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लिश वाले इधर देख लेंगे और हिंदी वाले इधर देख लेंगे। वृहत वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व रहते हैं। वृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं, और वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्च दर होती है। सर वामन ये क्या है सर, इंग्लिश में देख लो। जो जाइंट स्टार है वो तो वृहत स्टार है, इन्हें दानव भी कहते हैं। और जो हम यहाँ पर वामन तारे लिखे हैं इन्हें ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं। जो कभी कभी इंग्लिश में नहीं समझ में, हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में देख लेना चाहिए। सर हमें तो पता ही नहीं है वामन तारे क्या होता है और ये सब क्या होता है। चलो हम पूरी की पूरी ये तारा बनने की प्रोसेस क्या होती है, कितने प्रकार के तारे होते हैं, वो सारा ही एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। चलो यहाँ आ जाओ। ये दिख रहा है आपको, ये प्रोसेस पूरी इतनी सारी। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप एक काम करो नया वो लेके समझा दो। चलो हम यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं। चलो स्क्रीन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वाइट स्क्रीन। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे। देखो सबसे पहले पूरे यूनिवर्स में होता क्या कि नेबुला होती है। क्या होती है सर हिंदी में? निहारिका। क्या होती है सर? निहारिका होती है। सर ये निहारिका होती क्या है? तो ये होते हैं बादल। ये क्या होती है सर? ये होती है बादल। किसका होती है सर? गैस का। जो गैसेस होती हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनका ये बादल होता है, ये होती है निहारिका। इनिशियल जो है यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ से यहाँ से शुरुआत होती है निहारिका से ही। तो ये बादल जो होता है ना, यहीं से इसी निहारिका से बाद में बनने की शुरुआत होती है। क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि निहारिका क्या होता है। निहारिका होता है गैसों का बादल होता है यूनिवर्स में। इस निहारिका से बाद में क्या बनते हैं? प्रोटोस्टार। क्या बनते हैं? प्रोटोस्टार। होता क्या है, इस निहारिका में फ्यूजन होने लगता है। फ्यूजन और फ्यूजन दो चीजें होते हैं। फ्यूजन यानी संलयन। क्या होने लगता है सर? संलयन होने लगता है। सर संलयन क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में यहाँ पर संलयन होने लग जाता है, यानी कि 2 कण जो है वो टकराने लग जाते हैं और 2 मिलकर तीसरा कण बना लेते हैं। ऐसा करके प्रोटोस्टार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रोटोस्टार यहाँ पर ऐसा करने से बन जाते हैं। सर फिर आगे क्या होता है? ये प्रोटोस्टार में फिर ये नाभिकीय संलयन और ज्यादा चलता है, तो इससे क्या बन जाते हैं? इससे स्टार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तारों का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? तारे का निर्माण होता है। किसका? स्टार का। इस तारे में क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हो रहा होता है? संलयन, फ्यूजन हो रहा होता है। ऐसा ही एक तारा क्या है अपना सन, ऐसा ही एक तारा है। ठीक है, ऐसा तारा बन जाते हैं। अब अगर ये तारा अगर छोटा हुआ तो अलग तरीके का फिनोमेना होता है, और बड़ा हुआ तो अलग तरीके का होता है। छोटा यहाँ पर जो है, अगर छोटा तारा है, क्या है? अगर छोटा तारा हुआ तो क्या होता है? सर छोटा मतलब कितना छोटा? और अगर इधर है कि बड़ा तारा हुआ तो ये वाली सिचुएशन होगी। सर छोटा मतलब कितना छोटा, बड़ा मतलब कितना बड़ा? 1.44 टाइम्स, यानी 1.44 गुना किसका? जो अपना सन है उसका मास का अगर 1.44 गुना अधिक हुआ, इससे ज्यादा हुआ तो वो बड़ा तारा है, और इससे छोटा हुआ तो वो छोटा तारा है। यही है चंद्रशेखर सीमा। अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, तो चंद्रशेखर लिमिट यही होती है कि
जो सूर्य है उसके द्रव्यमान के अगर 1.44 गुना अधिक हुआ, इससे बड़ा हुआ तो वो बड़ा तारा है, उससे छोटा हुआ तो छोटा तारा है। तो इससे छोटा हुआ तो तारा क्या हो जाएगा, रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। और सर इससे बड़ा हुआ तो बड़ा क्या बन जाएगा, बड़ा है तो वो सुपर क्या बन जाएगा, सुपर। तो ये क्या बन जाएगा यहां पर, सुपर रेड जाइंट स्टार क्या बन जाएगा, सुपर रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। ठीक है सर, पहले छोटे तारों की प्रोसेस आगे देख लेते हैं। ये छोटा जो तारा है, इस छोटे तारे में अगर यहाँ पर इसका जो रेड जाइंट स्टार है, इसका फ्यूल जब कम होने लग जाता है, जब इसमें जो हाइड्रोजन था वो कम होने लग जाता है, तो फिर ये आगे चल के क्या बन जाता है, आगे चल के बन जाता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार, श्वेत वामन तारा। क्या बन जाता है सर, श्वेत वामन तारा बन जाता है ये छोटा वाला तारा। और इस श्वेत वामन तारे से भी आगे चलकर इसका फ्यूल पूरी तरीके से समाप्त हो जाए अगर, तो फिर ये क्या करेगा, जो रोशनी देता है ये प्रकाश एमिट करना बंद कर देगा और ये बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ स्टार। सर हिंदी में कृष्ण वामन तारा। देखिए इतनी इजी से आपको कोई समझाने वाला नहीं है, समझ में आ गया आपको। ऐसा ये तारा, इसके बाद में ब्लैक ड्वार्फ बन गया, मतलब तारा यहां पर मर गया, मृत्यु यहां पर तारे की होगी। तो देखो जन्म कहां पर हुआ तारे का, यहां पर जन्म हुआ, और मृत्यु कहां पर हो गई, यहां पर। चलो ये तो सर बड़े तारे का हो गया, छोटे तारे का हो गया। सर अब बड़े तारे का तो बता दी कि बड़े तारे का क्या होने वाला है यहां पर। चलो ये बड़ा तारा है, ये बड़ा तारा रेड सुपर जाइंट ये स्टार है। अब अगर इसमें हाइड्रोजन की कमी होने लगती है, समझ रहे हो किसकी, हाइड्रोजन की कमी होने लगती है, तो फिर ये फूलने लगता है। भाई बचपन में आपको खाना नहीं मिलता था, आप मुंह फुला लेते थे ना, तो हाइड्रोजन इसका खाना है। अब हाइड्रोजन इसको नहीं मिल रहा है तो ये मुंह फुला लेगा, और जब मुंह फुला लेगा तो इसमें विस्फोट होगा। क्या होगा, इसमें एक्सप्लोजन होगा। क्या होगा, एक्सप्लोजन। और इस विस्फोट की वजह से यहां पर क्या बनेगा, सुपरनोवा। क्या बनेगा, सुपरनोवा। हिंदी में क्या कहेंगे सर, सुपरनोवा ही कहेंगे। तो देखिए सुपरनोवा क्या है, तो रेड जाइंट सुपरस्टार, ये सुपर रेड सुपर रेड जाइंट स्टार अगर विस्फोट, उसमें एक्सप्लोजन होता है हाइड्रोजन की कमी की वजह से, फ्यूल की कमी की वजह से, तो फिर उसमें बनता है सुपरनोवा, एक्सप्लोजन होता है। ठीक है सर, ये सुपरनोवा हो गया। और अब आगे चलकर ये सुपरनोवा से ही आगे चलकर क्या बन जाते हैं सर, इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में बनते हैं, क्या बनते हैं सर, न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। क्या बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। क्या बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। आगे चलकर क्या बनते हैं सर, इससे न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार इससे ही आगे चलकर बनते हैं। और अगर ये न्यूट्रॉन स्टार में ये स्टार और बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो बहुत कम ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन स्टार के बाद में जो बहुत बड़ा स्टार होगा, वो स्टार आगे चलकर क्या बन जाएगा, यहां पर ब्लैक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। समझ रहे हो, आगे चल के वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। और ब्लैक होल के बाद में इस बड़े वाले तारे का भी काम तमाम। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है तारा बनने की, है ना। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है, तारा बनने की प्रोसेस ही होती है। यही न्यूट्रॉन स्टार में एक होता पल्सर, क्या होता है, पल्सर स्टार भी होता है ना। इसी न्यूट्रॉन स्टार का ही एक टाइप होता है पल्सर स्टार, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सरेज जो है वो एमिट करता है। और साथ ही साथ एक पल्सर स्टार जो होता है वो जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा होता है, उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये पूरा का पूरा हमने तारा कैसे बनता है और कहाँ से क्या होता है ये देख लिया। इस वाले ये जो पिक्चर है इसमें भी सारा ये देखा दिया हुआ, देखो ये नेबुला है यहाँ पर, निहारिका। और इस निहारिका के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल स्टार है, ये रेड जाइंट स्टार बन जाता है। ठीक है, फिर ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है, आगे चल के ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन के ये समाप्त हो जाता है। और अगर लाल स्टार हुआ तो रेड सुपर जाइंट स्टार बनता है, उसमें एक्सप्लोजन होता है तो वो सुपरनोवा बनता है। इस सुपरनोवा से यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। और अगर बहुत बड़ा स्टार हुआ तो इसी से क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। ये तो बड़ा तारा, वामन तारा और ये सब पता लग गया, ठीक है। अब ये इसमें एक और चीज आपको जाननी है, चीज आपको ये जाननी है कि जो बड़ा तारा होता है, जो रेड सुपर जाइंट वाला ये तो तारा होता है, इसमें नाभिकीय संलयन, बड़े वाले तारे में नाभिकीय संलयन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तो बड़ा है। नाभिकीय संलयन भी उसमें ज्यादा होगा, यानी फ्यूजन जो है
वो भी ज़्यादा गति से होता है, और इसलिए इसमें फ्यूल जो है वो भी जल्दी समाप्त हो जाता है, और इसलिए बड़ा वाला तारा पहले मरता है, छोटा वाला तारा बाद में मरता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि एक है ये पल्सर स्टार जो है, क्या है पल्सर जो है, ये न्यूट्रॉन, कभी आ जाए क्वेश्चन तो पल्सर क्या है, न्यूट्रॉन स्टार का एक टाइप है। और मैग्नेटार क्या है, ये भी न्यूट्रॉन स्टार का एक टाइप है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक पावर इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे मैग्नेटार कहते हैं। और पल्सर में देखो एक्सरे बीम, इसमें से जो आपको लाइट निकलती दिख रही है ना, ये एक्सरे है। क्या है, एक्सरे की बीम इसमें से निकलती है, इसलिए क्या है ये एक्सरे पल्सर। अगर इसमें रेडियो क्वाइट न्यूट्रॉन स्टार है, मतलब इसमें रेडियो तरंगे नहीं निकल रही है, ये भी एक पल्सर स्टार का टाइप ही है। कुछ और समझ लो, यहाँ पर सीफिड्स भी होते हैं। सीफिड्स कुछ एक तरीके के स्टार ही होते हैं, यानी ये भी तारे ही होते हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये पीरियडिकली डिम, यानी कि ये कभी कम जलते हैं, कभी ज़्यादा जलते हैं, है ना। तो जैसे हम होता है ना कि कभी जो बल्ब होता है कम जलता है, ज़्यादा जलता है, कम जलता है, ज़्यादा जलता है, तो ऐसी फ्लक्चुएशन इन सीफिड स्टार में होते हैं। सर हिंदी में क्यों नहीं लेके आए? ये साइंस एंड टेक है, इसकी रिसर्च पूरी इंग्लिश में होती है। हिंदी में अगर लेके भी आऊँगा तो कुछ आपको समझ में आना नहीं है। मेंस में वैसे ही आपको नहीं लिखना है, तो आप हिंदी में समझो। ज़्यादा भाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, मैंने कसम खा रखी है। तो ऐसे यूपीएससी क्लियर नहीं होने वाला भैया, समझ रहे हो बात। चलिए, अब यहाँ से मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, अब क्वेश्चन पर आओ। जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार। क्या बड़े तारे ज़्यादा जीते हैं? गलत बात है सर, बड़े तारे जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनमें नाभिक के संलयन भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें एक स्टेटमेंट गलत तो पूरा आंसर आ जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा एक ही ऑप्शन है डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 2 क्या है, कंपेयर टू डार्क स्टार जायंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, बिल्कुल है ना। बड़े वाले तारों में ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। चलो जी सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, पहली बार ऐसा समझ में आया, थैंक यू। चलो अगला 2023 में एक यहाँ से क्वेश्चन आया। देखो, एक तरफ आपको ऑब्जेक्ट इन स्पेस देख रखा है, एक तरफ डिस्क्रिप्शन दे रखी है उसकी कि ये जो है वो क्या है, इसे क्या कहेंगे। चलिए तो बताओ आपके अनुसार क्या है। एक तरफ स्फीयर्स है, एक तरफ नेबुले, एक तरफ पल्सर है। अब देखो सर, अभी आपने पढ़ाया उसमें से बहुत सारे चीज़ें हमें समझ में आ रही है, तो ऐसे ही सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, या पीवाईक्यू करने का यही फायदा होता है। बताओ, तो बता दोगे क्या सिफिड है वो अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है? क्या निहारिकाएं वो तारे हैं जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं? क्या पल्सर न्यूट्रॉन तारे हैं जो जब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है? बताओ सर, अभी अभी हमने देखा कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल, तो आप सर निहारिका बता रहे थे। क्या बता रहे थे सर? निहारिका बता रहे थे, नेबुला बता रहे थे। इसका मतलब ये तो गलत है, तो पहला गया है ना, तो पहला कट हो जाएगा। और निहारिका में ये बताना जो तारे आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, सर ये तो निहारिका नहीं थी, ये तो सेफिड बताया था आपने अभी अभी। तो ये सेफिड जो थे ये जब बार बार कभी कभी जलते थे और बुझते थे, ये वाला। पल्सर वो न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये न्यूट्रॉन स्टार, और यहाँ पर आपको पल्सर, यहाँ नहीं बता रखा पल्सर, चलो मैंने यहाँ बताया था आपको पल्सर के बारे में मैंने बताया था। पल्सर तारे क्या होते हैं? वो तारे जिनका जो है वो वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, इन पल्सर से ही न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, इन न्यूट्रॉन से ही पल्सर तारे बनते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो समाप्त हो जाता है ईंधन। तो क्या, एक गलत दो गलत, तो आंसर क्या आना चाहिए? सिर्फ एक। तो क्या है? ए आंसर इसका होगा। क्या आंसर होगा इसका? ए। समझ में आया अब? चलो अगला क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित देशों में से किसके पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है? तो किसके पास अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? सर हमें तो पता ही नहीं किस किसके पास है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का नाम तो सुना है कि क्या होता है? सर नहीं पता। सर जीपीएस वगैरह का नाम सुना है? जीपीएस वगैरह, यही तो है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो सर जीपीएस किसका है? अमेरिका का है। बाकी का हमें पता नहीं, चलो बाकी का डिस्कशन। देखो, अब तक ये वाले जो कंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6, इन कंट्रीज के पास ही अपना खुद का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, बाकी के पास नहीं है। सर किस किस के पास है? सबसे पहले अमेरिका माफ कीजिएगा, सबसे पहले है अमेरिका के पास। आप जो आपके मोबाइल में, हम और आपके मोबाइल में जो है वो क्या है? जीपीएस। क्या है? देखो अमेरिका का है वो क्या है? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दिख रहा है आपको यहाँ? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। ये किसका है? यूएसए का है। ये दो टाइप के सेवाएं देता है, मिलिट्री भी देता है, सिविलियन भी देता है, समझ रहे हो। अगला है रशिया का, ग्लोसनास। किसका है? रशिया का है ग्लोसनास, ये मिलिट्री सेवाएं देता है।
ठीक है, और इसकी कवरेज ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड पर इसकी कवरेज है। अगला चाइना का बेइडू। बेइडू जो है ये चाइना का है, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको डेवलप किया है, और ये मिलिट्री और कमर्शियल सर्विस दोनों देता है, और इसका ऑपरेशन जो है वो ग्लोबल है ना, इसका कवरेज जो है वो ग्लोबल है। अभी ऑपरेशनल इसका रीजनली है। पर इंडिया का भी है कि सर, इंडिया का है इरनास, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, या जिसे नाविक भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नाविक। इंडिया के पास भी है। किसने डेवलप किया है सर? इसरो ने। ये मिलिट्री और सिविलियन दोनों सेवाएं प्रदान करता है, और इसकी कवरेज क्या है? रीजनली है, सिर्फ 1500 किलोमीटर अपने बॉर्डर के अराउंड 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अगला सर यूरोपियन यूनियन जो है ना, इसका भी है गैलीलियो, और ये सिविलियन और कमर्शियल दोनों सेवाएं देता है, और इसकी जो है कवरेज वो भी ग्लोबल है ना, ये तो अभी डेवलपमेंट में ही है। अगला सर जापान का भी है, जाक्सा, जो वहां की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, उसने बनाया है। ये नाम है इसका QZSS, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, और ये सिविलियन यूज के लिए है, और इसका रीजनल है ना। तो ये रीजनल और एक इसका, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब अपना जो नाविक है उसके बारे में थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं, क्वेश्चन तो होते रहेंगे, है ना। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ना, ये दो तरीके की सेवाएं देगा आपको, एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम है ना, एक देगा रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड किसके लिए होगी? मिलिट्री वगैरह के लिए होगी, है ना, मिलिट्री वगैरह के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगी, और बाकी आम जनता के लिए स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, जैसे आप और हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं वैसे ये सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, इसमें कितने सैटेलाइट सिस्टम है सर? इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है? सिर्फ 7 सैटेलाइट है। इसमें आप देखेंगे 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और 3 जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। सर याद कैसे करेंगे? जियो स्टेशनरी, लास्ट में स्टेशनरी आ रहा है ना, तो 3 स्टेशनरी, तो 3 किस में? जियो स्टेशनरी में, और 4 किस में? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट हैं। तो 7 सैटेलाइट, यहां से भी क्वेश्चन बना है ऑलरेडी। तो यहां से हमारे पास कितनी है? 7 सैटेलाइट है। सर इसकी रीच कितनी है? तो इसकी रीच जो है ना वो ग्लोबल नहीं है। कभी क्वेश्चन बने कि ग्लोबल इसकी रीच है, नहीं, इसकी रीच ग्लोबल अभी नहीं है। इसके पास अपने पास कितनी है? सिर्फ और सिर्फ जो है अपने बॉर्डर है ना, इंडिया का जो बॉर्डर है, इस इंडिया के बॉर्डर के 1500 किलोमीटर बियॉन्ड तक इसकी अभी रेंज है। देखो अमेरिका की जीपीएस है, उसमें कितने सैटेलाइट है? 24, और अपने में कितने? सिर्फ और सिर्फ 7। ठीक है ना। चलिए सर, ऑर्बिट क्या होती है तो हमें पता ही नहीं है। देखो ऑर्बिट का क्या मतलब हो गया कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक, हम ये कहते हैं कि एक काल्पनिक एक मार्ग पर जो है वो सूर्य को चारों चक्कर लगाती है, उस काल्पनिक मार्ग को ही क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और अलग अलग तरीके की ऑर्बिट होती है। देखो हाइट के हिसाब से लो अर्थ ऑर्बिट हो जाती है, यहाँ पर आएंगे, हाइट के हिसाब से लो अर्थ ऑर्बिट हो जाती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो जाती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाती है ना। और अगर इंक्लिनेशन के हिसाब से देखें तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट है, इंक्लाइंड ऑर्बिट है। सर इतना सारा नहीं समझ में आया, सीधा सीधा बताओ। चलो सीधा सीधा अगर देखें तो मेन अपने यहाँ 3 तरह की ऑर्बिट हम देख सकते हैं। कि एक जो ऑर्बिट होती है, देखो वो होती है पोलर ऑर्बिट। क्या होती है सर? यहाँ देखते हैं, पोलर ऑर्बिट। सर ये ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट क्या रखती है? देखो पोलर ऑर्बिट में क्या होगा, जो भी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर से जो चलेगी, वो कैसे चलेगी? पोल्स के ऊपर से चलेगी। देखो ठीक है, ऐसे पोल्स के ऊपर से वो चलेगी। और पोलर ऑर्बिट जो है वो एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। क्या है? सन सिंक्रोनस का मतलब हो गया सूर्य तुल्यकारी। अब आया समझ में? हिंदी में नहीं, कुछ समझ में नहीं आया सर, तो इसलिए हिंदी के चक्कर में मत पड़ो। ये मतलब सूर्य से सिंक्रोनस में है, उसके से तुल्यकारी स्थिति में आती है सूर्य से। यानी पृथ्वी कैसे घूम रही है उससे मतलब नहीं है इसको, सूर्य कैसे घूम रहा है उससे इसको मतलब है। तो यानी कि ये दिन के एक निश्चित समय पे उस जगह पर ये होगी, और ये पोल से, एक पोल से दूसरे पोल पर जाती है। समझ रहे हो? तो देखो एक पोल से दूसरे पोल पर ये जाएगी, तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या होगा कि पृथ्वी तो जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरह से घूम रही है, और ये ऐसे, तो इसकी रेंज में पूरी पृथ्वी जो है वो आ जाएगी। समझ रहे बात? आप समझ रहे? एक होता है यहां पर अपनी जियो स्टेशनरी, या हम कह सकते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या होता है कि सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के साथ अलाइंड होती है, यानी पृथ्वी के किसी एक पॉइंट पर ही हमेशा वो ध्यान देगी। जैसे आप जो समझे, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, इस JFM देखेंगे तो ये एक जगह ही रहेगी, इक्वेटर के ऊपर ये रहने वाली है। समझे आप बात? तो यहां से ये एक जगह ही पूरा ध्यान रखेगी अर्थ के उसी पोजीशन पे। यानी जैसे कि भारत के ऊपर इसका फोकस है, तो ये फिर पूरे
24 घंटे भारत के ऊपर ही रहेगी। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी के साथ साथ ये सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट भी घूम जाएगी, ऐसी ऑर्बिट होती है। एक होती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है, जो आपको दिख रही है ये ऐसे वाली, ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ऐसे कुछ ऑर्बिट्स होती हैं। ये यहाँ पर और भी दिया हुआ है, थोड़ा सा आप यहाँ पर आराम से देख लीजिएगा, माफ करना, यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से किस एक देश के पास अपनी मार्गदर्शन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, या आप ये समझो कौन से देश के पास है। तो सर इतना बता दिया। सर ऑस्ट्रेलिया का नाम तो नहीं लिया, सर कनाडा का नाम भी नहीं लिया, इजराइल का नाम भी नहीं लिया, नाम किसका लिया था सर, जापान का लिया। तो ये याद रहना चाहिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन है तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्या इसका आंसर होने वाला है। सर हिंदी में तो नहीं दिया, हिंदी में भी है भाई, हिंदी में भी है, हिंदी वाले यहां देखो। चलो देख लिया, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स, सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स, सर क्या होती है क्या नहीं होती, हमने कभी सुना ही नहीं है, ये होता क्या। चलो पहले ये समझाते। देखो ये अपना सूर्य है, इस सूर्य के इंटरनल अगर भाग को हम समझे कि ये मान लीजिए कि सूर्य है, इसका अगर हम बना लें, माफ कीजिएगा, हम यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, हम बना लें स्ट्रक्चर सूर्य का। तो देखो ये सूर्य का होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये कोर होता है, इसमें ही सारा जो है वो हो रहा होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में जो भी फ्यूजन होता है यही होता है। फिर होता है रेडिएटिव जोन, क्या होता है, रेडिएटिव जोन। तो जो रेडिएशन होता है सारा इसके अंदर ही होता है, देखना चलना है यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या है, रेडिएटिव जोन। उसके बाद में होता है यहाँ पर कन्वेक्टिव जोन, क्या होता है, कन्वेक्टिव जोन, है ना। इंग्लिश में समझते चलिए क्योंकि प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में इतना नहीं आएगा। यहाँ पर जो कन्वेक्शनल करंट्स चलती है उसके थ्रू ये यहाँ का हीट ऊपर की तरफ आ पाता है, ठीक है। ये तो आंतरिक है। इसके ऊपर जो है और अगर हम बाहर देखें तो इसके ऊपर, सूर्य के ऊपर जो होता है फोटोस्फीयर, और एक और लेयर होती है जैसे कि इसके ऊपर, इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर, है ना। ये फोटोस्फीयर पे ही आके पहली बार प्रकाश जो है वो दिखाई देता है। इससे पहले इस लेयर में, अंदर वाली लेयर में हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। यहीं पे आपको देखो ये कोरोना दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये जो बहुत दूर तक फैला होता है, इसकी फ्लेयर्स फैली होती है, वही है कोरोना जो आपको दिख रहा है। और ये कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है, कभी कभी यहाँ पर इस में जो ये सूर्य है, इस सूर्य में ज्यादा फ्यूजन हो जाता है हाइड्रोजन का हीलियम में, उसकी वजह से ये आपको फ्लेयर्स बाहर दिख रही होंगी, यही है सोलर फ्लेयर्स या सोलर मास इजेक्शन, है ना। ये फिर जो है यहाँ से बाहर निकलती है बहुत तेज गति से, ठीक है, बहुत पावरफुल होती है, इसमें बहुत एनर्जी होती है। ये चलती है फिर अलग अलग ग्रहों की तरफ। तो यह है अपनी अर्थ, अपनी पृथ्वी। और पृथ्वी की तरफ जब आती है तो पृथ्वी का एक मैग्नेटोस्फीयर है, क्या है, एक मैग्नेटोस्फीयर है, यानी चुंबकीय, एक हम कह सकते हैं कि अपना पूरा का पूरा एक वातावरण, एक आवरण पृथ्वी के चारों तरफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये आवरण जो है हमारे इस सोलर फ्लेयर्स को अर्थ तक आने से रोकता है। अगर ये मैग्नेटोस्फीयर नहीं रोक पाया, अगर मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता तो हम जल के भस्म हो जाने वाले थे। परंतु कभी कभी ये सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, इसलिए मैग्नेटोस्फीयर भी रोक नहीं पाता है। इसलिए यही प्रकाश जो आपको ये सोलर फ्लेयर्स के रूप में दिखता है, नॉर्थ पोल पे आपको अरोरा बोरियलिस और साउथ पोल पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यही क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2024 में 250 शब्दों में पूछ लिया था, है ना, कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस क्या है। तो उसमें ये पूरा ये वाला सारा कंसेप्ट भी लिखना था। ये होते हैं सोलर फ्लेयर्स। अब ये सोलर फ्लेयर्स अगर अर्थ तक आ जाती हैं तो क्या होगा सर, अगर ये सोलर फ्लेयर्स अर्थ तक आ जाएंगी तो इनसे आग नहीं लगेंगी, आग नहीं लगेंगी। होगा क्या, इनमें क्या होता है, इनमें बहुत सारी एक्सरेज होती हैं, इनमें जो है वो मैग्नेटिक पावर इनमें होती है, इनमें मैग्नेटिक रेज वगैरह बहुत सारी इनमें होती है। इससे क्या होगा, अगर कोई सैटेलाइट सिस्टम चल रहा है तो वो सैटेलाइट सिस्टम जो है वो अपनी ऑर्बिट से जा सकता है, रेडियो सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकते हैं, सैटेलाइट्स जो है वो काम करना बंद कर सकती है, एरोप्लेन उड़ रही है ये भी सैटेलाइट्स के थ्रू उड़ती है तो इनमें दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर कोई ग्रिड बना हुआ है, ठीक है, वो ग्रिड बिजली का वो खराब इसकी वजह से हो सकता है, कोई आग वाग रियल की इसमें नहीं लगेगी, ऐसा हो सकता है सोलर फ्लेयर से। चलिए सर अब देखो इससे क्या क्या हो सकता है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में सुनामी आ जाएगी, सर सौर ज्वाला से सुनामी का कोई मतलब नहीं है, सुनामी से नहीं, सुनामी अलग आती है जब समुद्री क्षेत्रों में भूकंप आ जाता है उसकी वजह से सुनामी आता है। तो ये तो इसका नहीं, एक तो नहीं होना चाहिए। तो एक इसमें है तो ये गया, एक इसमें है तो ये गया, एक इसमें है तो ये गया, सीधा देखो एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ गया 2 3 5 6 7। बाकी एक एक समझ लेते हैं। विद्युत ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश भागों पर तीव्र ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। इसे ही तो क्या कहते हैं,
अरोराज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अरोरा कहते हैं। नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस इन्हें कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में ना, इसलिए ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रल का मतलब दक्षिण होता है। अगला, जंगल में आग पृथ्वी के अधिकांश भागों में लग सकती है? नहीं, ऐसा कोई अधिकांश भागों में जंगल लगने वाला, आग लगने वाला कोई सिस्टम नहीं। अगला, उपग्रहों की कक्षाएं विचलित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे विमानों का लघु तरंग रेडियो संचार भी बाधित हो सकता है। तो ये सारे इसमें हो सकते हैं। आंसर क्या आ गया? बी आज का आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। मास्टर अपने मन से उठा के क्वेश्चन नहीं लाया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। पॉज करो वीडियो को एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। सर ये इतना खतरनाक सिस्टम है क्या? हमने सुना ही नहीं है। एक बार वीडियो को पॉज करो। मान लो कि क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा और एग्जाम में आ जाता रियल लाइफ में, तो आप क्या इसमें लगाएंगे? 2022 का क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 2021 अक्टूबर के अराउंड जो है, चाइना ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम। सर होता क्या है? देखो ये एक्चुअली होता क्या है, वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। फ्रैक्शनल का मतलब क्या हो गया? आधा अधूरा, पूरा नहीं। ऑर्बिटल मतलब होती है कक्षा, और बोम्बार्डमेंट मतलब कहीं पे बॉम्ब वॉम्ब सा कुछ फेंक रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। और सैटेलाइट मतलब या सिस्टम का मतलब तो कोई तंत्र होता ही है। देखो होता क्या है, नॉर्मली जो हम सैटेलाइट सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे सैटेलाइट, ये जो मिसाइल्स वगैरह का यूज करते हैं, जैसे ये है आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये क्या करती है? ये बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी की कक्षा में जाती है और फिर पृथ्वी की कक्षा के साथ जाके पृथ्वी के घूर्णन का लाभ उठाती है, फिर आगे जाके ये हिट करती है टारगेट को। समझो यहाँ से कोई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है ना, आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो नॉर्मल वाली है वो, और इसको इधर से आकर ये पृथ्वी की कक्षा में जाएगी और यहाँ पर टारगेट है, इसको हिट करना है। तो ये क्या करेगी? ये पहले पृथ्वी की कक्षा में जाएगी बहुत ऊपर तक, फिर यहाँ से ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आएंगी, और यहाँ पर लगाया दुश्मन देश का रडार। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की रडार बीम जा रही है यहाँ तक, ये वाला एरिया में। तो ये रडार सिस्टम जो इनको पकड़ लेगा, जैसे ही इस रडार के सिस्टम में आएगी तो ये रडार सिस्टम इनको पकड़ लेगा, है ना। बट ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम है ना, ये एडवांस सिस्टम है। ये फ्रैक्शनल ऑर्बिट का यूज करेगा, यानी पूरी अर्थ की ऑर्बिट का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो ये पूरी अर्थ की ऑर्बिट में चल के आ रही है ना, इसका इस्तेमाल करेगा ही नहीं। ये सिर्फ आधी ऑर्बिट का इस्तेमाल करेगा, है ना। पार्शियल ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हुए हो सकता है। तो ये इसके थ्रू, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम के थ्रू अगर हम कोई लॉन्च करते हैं मिसाइल, तो ये इस तरीके से आ सकती है सीधा। देखो ये ऑर्बिट में नहीं जा रही है ना, तो बहुत पास में आने के बाद इसको पता लगेगा या पता ही नहीं लगेगा। या ऐसे भी हो सकता है, नॉर्मली जब भी जाएगा तो उत्तरी ध्रुव की तरफ से मिसाइल आएगी और अटैक करेगी। मान लीजिए कि अमेरिका पे अटैक करना है चाइना को, तो होगा क्या? ये मिसाइल जैसे चाइना दागेगा, ये जाएगी पहले उत्तरी ध्रुव के ऊपर ऑर्बिट में, फिर आएगी नीचे आके अमेरिका पर टारगेट करेगी, है ना। तो और अमेरिका का अर्ली वार्निंग सिस्टम जो रडार ऊपर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ देख ही रहे हैं तो पता लग जाएगा। बट ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल सैटेलाइट, ये बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है, ये क्या कर सकता है? ये इधर से भी आ सकता है। किधर से आ सकता है सर? ये देखो यहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है, और ये दक्षिणी ध्रुव से भी आ सकता है ना। तो ये पता ही नहीं लगेगा, ये दक्षिणी ध्रुव से आके पूरा अर्थ के इधर से चक्कर लगा के यहां से आके अटैक कर सकता है। देखो ये कोई पृथ्वी की कक्षा का उपयोग नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। इसमें अलग से अपना फ्यूल लगेगा, अपना फोर्स के माध्यम से ही आएगा। तो ये पूरे अर्थ की ऑर्बिट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। देखो अर्थ के एकदम नियर आ सकता है, तो इसको इतना नियर में आएगा तो इसको कोई रडार सिस्टम भी पकड़ नहीं पाएगा, और यहाँ आके टारगेट पे अटैक कर देगा, और इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम उत्तरी ध्रुव की तरफ देखता रह जाएगा। तो ये है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। चाइना के पास ऐसा पावर है, तो भाई साहब बहुत दूर की बात है कि हम इनको इंटरफेयर क्या इंटरसेप्ट भी कर पाएंगे, समझ रहे हो। चाइना के पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो देखो ऐसा क्या आंसर होने वाला है? पृथ्वी की ओर आ रहे क्षुद्र ग्रह का मुकाबला करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एक अंतरिक्ष यान कई कक्षीय गतियों के करने के बाद दूसरा ग्रह पर उतरता है, ये नहीं है। एक मिसाइल, हम किसकी बात कर रहे थे? मिसाइल की। तो एक मिसाइल जो पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है तथा पृथ्वी पर स्थित एक लक्ष्य के ऊपर उसे कक्षा से हटा दिया जाता है। समझ पा रहे हो? पहले क्या करेंगे? देखो पहले ये करेंगे कि कक्षा में इसको डाल दिया, पर जैसे ही टारगेट आया इसको कक्षा से हटा दिया, और ये आके इसके ऊपर हमला कर देता है। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाने वाला है सी। समझ गए? चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? तो पहले तो कभी क्वेश्चन आया कि लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो ये ऐसा मत बोल देना कि ये समय का मापक है।
ये समय का मेजरमेंट नहीं करता। ये किसका मापक है? दूरी का मापक है। किसका मापक है सर? दूरी का मापक है ना। एक प्रकाश वर्ष का मतलब एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है ना, वो होता है एक प्रकाश वर्ष। समझ गए आप बात? चलिए तो बताओ, लाइट में ही क्यों मापते हैं इसको और किसी चीज में क्यों नहीं मापते हैं? कारण बताओ। क्या तारे के पिंडों के बीच की दूरियां नहीं बदलती? क्या तारे के पिंडों का गुरुत्वाकर्षण नहीं बदलता? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है या प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है? बताओ क्या आंसर है? सही नहीं बता। ये आंसर इसका, प्रकाश की गति हमेशा एक समान रहती है। निर्वात में जब प्रकाश चलता है वैक्यूम में तो उसकी गति सेम रहती है, लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी गति होती है। बाकी और डिटेल में जाकर आप यहां पढ़ लेना। इसीलिए लाइट ईयर में मापते हैं दूरी, है ना। मान लीजिए हम दूरी मापे किसी और चीज में मापे, वो कम ज्यादा हो जाए कहीं तो, मगर प्रकाश जो है वो एक स्पीड से चलता है, इसलिए हम दूरी माप सकते हैं। चलो अगला ये क्वेश्चन, ये सब जो है ये करंट के क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक का तोड़ जो है आपके पास किससे मिलेगा? करंट अफेयर से मिलेगा। करंट में सब चीजें आती रहती है, आपको करंट पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये देखो क्वेश्चन क्या है, इस प्रयोग में 3 अंतरिक्षयान एक समबाहु त्रिभुज के आकार में उड़ान भरेंगे जिसकी भुजाएं 10 लाख किलोमीटर लंबी होंगी तथा यानों के बीच लेजर चमकेंगे। ऐसा कौन सा इनमें से करेगा? बताओ क्या करेगा, कौन सा करेगा इनमें से? इवॉल्व लीसा जो है वो ऐसा करेगा। देखिए होता क्या है, यहां पर हम जो है वो ये 3 स्पेसक्राफ्ट है, एक स्पेसक्राफ्ट 1, एक 2 और एक यहाँ पर है स्पेसक्राफ्ट 3। ये 3 स्पेसक्राफ्ट है, इनके बीच में यहाँ पर लेजर जो है वो चल रहा है और इससे हम पता लगाएंगे अर्थ में चलकर। ऊपर ये जाएंगी सेटेलाइट में, अर्थ की सेटेलाइट में ऊपर, सॉरी अर्थ के ऑर्बिट में ऊपर जाएंगे और वहां से जाके पता लगाएंगे। सर किसके पता लगाएंगे? ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाएंगे। सर अर्थ से क्यों नहीं पता लग सकता? यार 10 लाख किलोमीटर होना भी तो चाहिए, अर्थ का रेडियस इतना है ही नहीं। समझ पा रहे हैं यहाँ पर? तो ऊपर जाके ये ऐसा करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 2019 का 8th क्वेश्चन। चलो हो गया, सॉल्व कर लिया, क्या आंसर लगाया? अब चलो मैं समझा देता हूं। सुदूर संवेदन डेटा। सर सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग होता क्या है ये तो बता दो पहले। रिमोट सेंसिंग का मतलब ही हो गया, रिमोट का मतलब क्या होता है सर? दूर, बहुत दूर से हम अर्थ को ऑब्जर्व करें, इन्हें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। बहुत दूर से हम अर्थ को ऑब्जर्व करें कि अर्थ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सर होता कैसा है ये? देखो होता क्या है कि ये आपको सैटेलाइट दिख रही है यहाँ पर, इस सैटेलाइट से जो प्रकाश या जो ये यहाँ से जो तरंगे निकलेंगी, ये जो वेव्स निकलेंगी, ये वेव्स जो है वो आएंगी अर्थ तक और ये अर्थ पर आकर टकराएंगी। अलग अलग जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी ऑब्जेक्ट है उनसे आकर टकराएंगी, फिर वापस जाएंगी। तो ये पता लगा लेगा कि कितनी दूरी पे, इसकी हाइट क्या है, इसकी मोटाई क्या है, इसका रंग कैसा है, ये सब पता लगा लेती है। इसका क्षेत्रफल कितना है, रोड है तो काली है कि सफेद है रंग, क्या टूटी हुई है कि फूटी हुई है, ये सारा पता लगा लेगा ये सैटेलाइट। यही है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये पेड़ जो है वो हरे हैं कि सूख गए हैं, फसल में आग लग गई है कि नहीं लग गई है, कीड़े खा गए कि नहीं खा गए, ये सब पता लग जाता है। कहाँ पर मरुस्थल हो गया कि नहीं हो गया, पेड़ काट दिए कि नहीं काट दिए, रोड टूट गई कि नहीं टूट गई है, आग लग गई कि नहीं लग गई है, कहीं ने जो है वो अनऑथराइज घर बना लिया कि नहीं घर बना लिया, ये सारा इसमें पता लग जाता है। ये है रिमोट सेंसिंग या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऐसा कहते हैं। सर ऐसे कोई सैटेलाइट है इंडिया में? बिल्कुल है। देखो इंडिया में जो आपको IRS श्रेणी की, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रेणी की जो सैटेलाइट मिलेंगी वो इसमें है। रिसोर्स सेट सैटेलाइट श्रेणी की जो मिलेंगी वो है। और क्या सर? ओशन सेट जो है वो भी यही है। यहाँ पर आ जाए हम इनसेट श्रेणी की सैटेलाइट, कार्टोसेट श्रेणी की जो भी सैटेलाइट है वो कार्टोग्राफी होते भी तो ये नक्शा बनाने वाला है ना। ये सारी श्रेणी जो है ये क्या है? ये सब के सब अपने यहाँ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही है। किसमें उपयोग हो सकता है? देखो सर ग्लोबल वार्मिंग में हो सकता है कि आइस कितनी पिघली कि नहीं पिघली, इसके डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए किया जा सकता है कि फ्लड कहाँ पे आई है, कौन डूब रहा है, कितना जंगल खाली हो गया है यहाँ। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर सकती है कि भीड़ कहाँ पर हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें ट्रैफिक कहाँ है, कम है, ज़्यादा है। यहाँ पर देखो हाइड्रोलॉजी ओशनोग्राफी वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्टोग्राफी यानी मैप वगैरह बनाना, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला लैंड डेवलपमेंट के लिए, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर काटना है, कहाँ पर ये बनाना है ना। रिसर्च के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मरीन और आर्कियोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, है ना। डिफेंस मैपिंग वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कोस्टल मॉनिटरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल
किया जा सकता है, बताओ किस किस के लिए किया जा सकता है। वेजिटेशन में क्लोरोफिल कंटेंट देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है सर, तभी तो पता लगेगा कि आग कहाँ लग गई, सूख गई कि नहीं सूख गई, कीड़े खा गए कि नहीं खा गए, तब तो पता लगेगा। अगला किसी विशिष्ट स्थान के चावल के खेतों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का पता लगा सकता है, यस कैसे, हीट मैपिंग के थ्रू, ये हीट मैपिंग कर सकता है ना, तो हीट मैपिंग के थ्रू ये पता लगा लेगा। अगला किसी विशिष्ट स्थान की भूमि की सतह का तापमान क्या है वैसे पता लगेगा, ये तापमान भी पता लगा लेता है कहीं का, है ना, और एक हीट मैप बना के आपको दे देगा। तो सारा का सारा इसमें जो है वो सुदूर संवेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, 9th क्वेश्चन। देखो बहुत प्रकाश वर्ष दूर पहले, ये भी न्यूज में था, एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत न्यूज में था, तो साइंस एंड टेक के लिए आपको करंट अफेयर फॉलो करते रहना। ब्लैक होल के विलय जो है उसका इसको देखा गया था हाल ही में, क्योंकि ये न्यूज में था। ब्लैक होल क्या, मैंने आपको बताया था कि ऐसा न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़ा जो ध्वस्त हो गया, वो क्या बन जाता सर, ब्लैक होल, है ना, जो बड़ा वाला तारा है, फिर उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है और वो बहुत बड़ा हुआ तो वो ब्लैक होल बन जाता है, नहीं तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, छोटा थोड़ा उससे हुआ तो, है ना। तो इससे क्या पता लगा था, दो ब्लैक होल मिल गए एक दूसरे में, इससे क्या पता लगा था सर, इससे पता लगा था, बताओ आप एक बार अटेम्प्ट करो। इससे पता लगा था गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में, जो ग्रेविटेशनल वेव्स है उनके बारे में पता लगा था, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे क्या है, अंतरिक्ष में जो है स्पेस टाइम है उसमें उठने वाली लहरें जो अत्यधिक हिंसक और ऊर्जावान ब्रह्मांडीय घटनाओं के कारण उत्पन्न होती है, ये है ग्रेविटेशनल वेव्स। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो स्पेस टाइम को बेंड करती है, समझे, यानी एक ऐसा गड्ढा टाइप का बना देती है जिसमें समय भी बहुत धीरे धीरे गुजरता है और स्पेस भी जो है उसको, वो भी उसमें गड्ढा हो जाता है। समझ आने बात, यही है ग्रेविटेशनल वेव्स, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला था, ग्रेविटेशनल वेव्स का पता इससे लगा था। न्यूज का क्वेश्चन था, करंट का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज, यानी जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन गलत करना पाप लगेगा आपको बहुत, बताओ। चलो, बैंकिंग परिचालन में ऑपरेशन में किया जा सकता है सर, बिल्कुल किया जा सकता है। बैंकिंग वाले में यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, यहाँ बैंकिंग में बिल्कुल किया जा सकता है। कैश का ट्रक कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, या हम देख सकते हैं कि केवाईसी नॉर्म जो है वो लोकेशन बेस्ड करना हो, उससे हम पता कर सकते हैं कि किसके आदमी की कहाँ केवाईसी लोकेशन है कि नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं। मोबाइल फोन परिचालन में तो उपयोग होता ही है, ठीक है, कि जो डिवाइस है उसको लोकेट करना हो कहाँ है कि कहाँ नहीं है, सारा सिस्टम लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, भाई डिलीवरी बहुत जाता है तो कैसे जाता है। अगला, विद्युत ग्रिडों पर नियंत्रण भी रख सकता है ये जीपीएस सिस्टम, ये पता लगा सकता है कि कहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कहाँ गड़बड़ी आ रही है, उसका भी पता लगाया जा सकता है इसकी वजह से पूरा। तो इसमें 1 2 3 सारे उपयोग इसके हो सकते हैं। देखिए, लॉजिस्टिक्स में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, म्यूनसिपलिटीज जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि उसका ट्रक कहाँ कहाँ सफाई हुई कहाँ नहीं हुई। रेंटल कार्स में पता लग सकता है कि वो कार रेंट की कितनी दूर चली नहीं चली। ड्रोन्स को उड़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, डिलीवरी बॉयज का इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के। बल्कि ये है क्या, बाकी ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये किसके है, यूएसए की है और ग्लोबल इसकी रीच है, ठीक है। तो ये आज का हमने इतना डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस करी है, हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा। तो एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा पीवाईक्यूज के थ्रू, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आज का स्कोर क्या रहा ये आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं 12th डे के कैप्सूल में, ये जो आपको बड़े बड़े कैप्सूल दे रहा हूँ ना मैं, काम आएंगे आपको एग्जाम में, देखना। और मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा भी कि देखो ये यहाँ पर मेरा कैप्सूल आपके काम आया। अगले लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री के धमाकेदार क्वेश्चन देखने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और इस लेक्चर को अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सगा दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।